चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद औरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का उनके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, कितनी सही बात कही गई है कि सब कुछ खो देने से भी बुरा उम्मीद का खोना होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कार्य कहीं ना कहीं उम्मीद के द्वारा ही किया जाता है। हम यह नहीं जानते कि हमारा आने वाला पल कैसा होगा, फिर भी हम हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उम्मीद वह ख्वाब है जो हम खुली आंखों से देखते हैं। उम्मीद वह एहसास, वह प्रयास, वह विश्वास है जो निरंतर हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत से कार्य करना चाहिए और अच्छे होने की उम्मीद के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हम महापुरुषों द्वारा कहे अच्छे विचारों से करते हैं, ताकि हमारे अंदर एक ऊर्जा सी बनी रहे। आइए आज के दिन और आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी महात्मा गांधी द्वारा कहे उनके अनमोल वचन से करते हैं और देखते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूँ, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। आप हैं रविंद्रन शंकरन, महानिदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। इसी के साथ आप बतौर एडीजी एटीएस के पद पर भी पदभार हैं। रविंद्रन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में जी। सबसे पहले रविंद्रन जी, हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने आज इस मुकाम को किस प्रकार हासिल किया? ओके, मेरा जन्मभूमि कोयम्बतूर, तमिलनाडु राज्य का कोयम्बतूर जिला के हैं, लेकिन आज मेरा पिछले 26 साल से कर्मभूमि बिहार है। और मेरा पढ़ाई सब कोयम्बतूर में हुआ है। मेरा ग्रेजुएशन फ़िज़िक्स का है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट का है। लेकिन एक साथ साथ मैं ये भी कह देना चाहूँगा कि मैं एक साधारण परिवार का एक बच्चा था। और मेरा बाबूजी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रहे हैं और नेशनल लेवल का एथलेटिक कोच रहे हैं और 4-5 ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में कोच के रूप में वो इंडियन टीम के साथ रहे हैं। और मेरी माँ भी एक नेशनल लेवल का एथलीट रही है और वॉलीबॉल प्लेयर रही है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे घर में पढ़ाई से ज़्यादा अहमियत खेल में दिया जाता था और मेरे जीन्स में खेल भरा हुआ है। तो एक खेल के परिवार में मैं जन्म लिया था। और उसके बाद मेरा भी एक सपना था, बाबूजी का भी सपना था कि मैं एक ओलंपियन बनूं और मैं भी ओलंपिक्स में भाग लूं, लेकिन वो नहीं कर पाए। कारण ये था कि मैं थोड़ा बहुत शरारती करता था उस समय में। तो उस दरमियान मेरे साथ एक बाइक एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा नी इंजरी और एंकल इंजरी हो गया था। अदरवाइज़ मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक मैं खेला हूँ और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स तक मैं पहुँचा था, लेकिन उससे आगे मैं नहीं जा पाया बिकॉज मेरा इंजरी होने के कारण। उसके बाद ही मैं पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया हूँ। यदि मैं बोलूँगा तो कॉलेज तक मेरा ध्यान सिर्फ खेल और खेल में था, लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा, आगे बढ़ना है, ज़िंदगी बनाना है। तो हमने पढ़ाई शुरू किया है और यूपीएससी लिखे हैं और एक आईपीएस पदाधिकारी बने हैं। और 1995 से मेरा कर्मभूमि बिहार है। तो बिहार का भिन्न भिन्न जिला में एसपी रहे हैं, जैसे गया, भागलपुर, मुंगेर, औरंगाबाद, फिर डीआईजी रहे हैं, आईजी रहे हैं। फिर उसके बाद हम भारत सरकार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में मैं चला गया था बाहर। हैदराबाद में जिस एकेडमी से मैं पास आउट हुए हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी, वहाँ मैं फैकल्टी रहा हूँ। और 4 साल में करीब मैं समझता हूँ कि 750 नया आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया हूँ। तो आज जितना भी एसपी साहब लोग बिहार में और देश भर है, उनकी मैं गुरु जैसा हूँ। तो उसके बाद मैं सीआरपीएफ में आईजी का रूप में काम किया था वेस्ट बंगाल सेक्टर में। एंड उसके बाद मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में एक कोर्स किया था। और मैं एमफिल भी बीच में प्राप्त किए और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में पब्लिक पॉलिसी का भी 1 साल का कोर्स मैं कंप्लीट किया हूँ। तो मेरा बचपन से अब देखा जाए तो बचपन से कॉलेज तक
भोर में उठना है, मैं ग्राउंड जाना है, प्रैक्टिस करना है, फिर स्कूल जाना, फिर वापस आके ग्राउंड जाना है, प्रैक्टिस करना। मेरे से ये नहीं पूछा जाता था रिपोर्ट कार्ड, मेरे से ये पूछा जाता था घर में, आज प्रैक्टिस में तुम क्या किए हो, आज ग्राउंड में कितना दौड़े हो, कितना सेकेंड्स में दौड़े हो, कितना कूदे हो। तो माई लाइफ, मेरा जीवन स्पोर्ट्स से ही पूरा भरा हुआ था। आज भी मैं स्पोर्ट्स के बिना नहीं रह सकता हूँ। वो मेरा पैशन है। जैसे पुलिस मेरा प्रोफेशन है, स्पोर्ट्स मेरा पैशन है। यही है मेरा छोटी सी कहानी। और आपने अब बहुत बढ़िया तरीके से अपने पैशन और प्रोफेशन दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। कहते हैं कि परिवार का अगर सहयोग मिले और आप पे हुनर हो तो आप अपने एक मुकाम को अपने जीवन में हासिल करते हैं, जो आपको देखकर बखूबी दिख रहा है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि कहते हैं कि खेल का सबसे दो महत्वपूर्ण जो लाभ होता है वो है शांत मस्तिष्क और अच्छा स्वास्थ्य, जो हमें खेल से मिलता है, और किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए इसकी एक अलग भूमिका होती है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी, कितना महत्वपूर्ण है खेल कूद हमारे जीवन में या हमारे स्वस्थ जीवन के लिए? ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। ये साउंड बॉडी इज़ अ साउंड माइंड एक प्रॉवर्ब है ही है। और आज की तारीख में आप कहीं भी चले जाइए, सवेरे पार्क सब भरा रहता है, सब लोग जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। सबको ये महत्व समझ में आ गया कि हमको शरीर को ठीक रखना, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आप शरीर को ठीक नहीं रखिएगा तो जीवन गुजरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, खास करके ओल्ड एज जैसे आएगा तब। तो स्पोर्ट्स एज सच हर व्यक्ति का जीवन में होना चाहिए किसी न किसी रूप में। आपको जिस गेम में आपको मन है तो उस गेम, वो इंडोर गेम भी हो सकता है, चेस हो सकता है, कैरम बोर्ड हो सकता है, या आउटडोर गेम्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी गेम्स है। लेकिन मेरा अपना मानना है एक कंप्लीट पर्सनालिटी यदि आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए और अपने लिए, तो स्पोर्ट्स एक अंग होना चाहिए जीवन में। तो उसमें क्या है ना, आपको सब लोग से मिलने जुलने का एक माहौल मिलता है, और मतलब जात पात और मजहब की बात वहाँ नहीं चलती है। यू आर जस्ट अ स्पोर्ट्समैन। जैसे काकी में हम यूनिफॉर्म कहते हैं, राइट? यूनिफॉर्म के अर्थ है हम एक जैसे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, व्हाटएवर। तो स्पोर्ट्स में भी वही माहौल बनता है। आप एक टीम के साथ खेलते हैं, आपका उस वक्त इतना ही ध्यान रहता है हम कैसे स्कोर करें और हम कैसे जीतें। तो और दूसरा टीम बिल्डिंग, टीम के साथ मैं कैसे रहूं, और लीडरशिप क्वालिटी, इनिशिएटिव, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी। मतलब स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है कि आपका जीवन में हर कदम में आपको वो मदद करता है। तो मेरा मानना है हर व्यक्ति को स्पोर्ट्स एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। रविंद्रन जी, जैसा कि अभी हमने आपसे जिक्र किया कि अगर खेल कूद हमारे जीवन में काफ़ी अहम रखता है, अगर और जहाँ तक हमने देखा है कि जब भी खेल जगत की बात आती है तो उसने हमेशा से देश को गौरवान्वित किया है। और बिहार के खेल की बात करें तो इसका इतिहास काफ़ी रोचक और काफ़ी बढ़िया है। ऐसे में चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप अपने ज़ुबानी बिहार के खेल के इतिहास के बारे में बताएं। बिहार का खेल का इतिहास के बारे में खुद बिहार के लोग नहीं जानते हैं, और इवन हमारा बिहार का खिलाड़ी भी नहीं जानते हैं। मैं सभी लोगों को और खास करके पूरा भारत का वासियों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में ओलंपिक मूवमेंट शुरू ही किया है बिहार में। बाकी सब राज्य में ओलंपिक मूवमेंट आने का 10 साल पहले ही मोइनुल हक साहब के द्वारा और JRD टाटा के द्वारा, ये दोनों मिलके ओलंपिक मूवमेंट पहली बार भारत में शुरू किए हैं। और ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोइनुल हक साहब जो बिहार के रहने वाले हैं, वो 15 साल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। और पहली बार पटना में 6 टेनिस कोर्ट्स उन्होंने लगवाया था, कब 1947-48 में। तो एक स्पोर्ट्स के प्रति जो इतिहास है बिहार में, वहाँ से शुरू होती है। सब लोग मोइनुल हक स्टेडियम जान रहे हैं लेकिन उसके पीछे के इतिहास नहीं जानते। सिमिलरली हमारा एक एथलीट है शिवनाथ सिंह जी, जो बक्सर बबुआ के आसपास के गांव के से आते हैं। उन्होंने मैराथन दौड़ के जो टाइमिंग किया है आज से 40 साल पहले,
अभी तक उनकी टाइम को, उनकी रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ नहीं पाया, जबकि उन्होंने उस ज़माने में ना जूता था, ना स्पाइक्स था, ना साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं था, वो बैर फुट नंगे पाँव दौड़ते थे। तो आज भी शिवनाथ सिंह के नाम से लोग जाना जाता है बिहार को मैराथन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए। सिमिलरली आपको CK प्रसाद जी, मेवालाल जी, ये सब फुटबॉल प्लेयर्स, इतना बढ़िया बढ़िया फुटबॉल प्लेयर्स थे। और क्रिकेट में आप देखेंगे तो कीर्ति आज़ाद हो या आज की ईशान किशन, बहुत लोग बिहार से हैं। और हमारा एक अर्जुना अवार्डी श्रेयसी सिंह मैडम है, जो अभी विधायिका भी है, शूटिंग में गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है। और इस तरह का हम गिनती करते जाएंगे। लाइक एक पुलिस विभाग के, हमारे विभाग का एक DSP साहब हैं प्रेम सिंह, वो वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट है। तो बिहार का हिस्ट्री बहुत खास करके खेल में बहुत लंबा चौड़ा है। ये इतना कम समय में मैं नहीं बोल पाऊँगा, तो मैं संक्षेप में बोल दिया है, लेकिन इसके लिए एक किताब लिखने लायक बिहार का खेल का इतिहास है। जी, बहुत अच्छी बात है आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आप बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं, इसकी क्या क्या गतिविधियाँ, ये किस प्रकार खिलाड़ी को एक नया मंच दे रहा है? जी, मैं खेल प्राधिकरण में ADG के रूप में पद प्रभार ग्रहण किया हूँ 10 महीना पहले। तो उसके बाद से हम 3 बिंदु पर काम कर रहे हैं। एक, सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हम टैलेंट को ढूंढ निकालें। जैसे सब लोग बोलते हैं बिहार में हुनर काफ़ी भरा हुआ है, लेकिन हाँ सही है, लेकिन कहाँ ये हुनर भरा हुआ है और किस क्षेत्र में और किस विधा में, किस गेम में भरा हुआ, ये कोई नहीं रिसर्च किया है। तो मैं आते के साथ मैं पूरा बिहार भ्रमण किया हूँ, अपने आंखों से देखा हूँ कि किस क्षेत्र में, किस गांव में, किस इलाका में कौन सा खेल के लिए जीन पूल बना हुआ है। जैसे कि आपको नदी किनारे गंगा बेल्ट में आप देखेंगे तो वहाँ का जीन पूल के हिसाब से वेट लिफ्टर्स बहुत अच्छे हैं, स्विमर्स बहुत अच्छे हैं, और रोइंग करने वाला बहुत अच्छे हैं। और आप बेतिया बगा जंगल की ओर चले जाएंगे, आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, वहाँ 36 ब्लॉक जो है, वहाँ जहाँ थारू आदिवासी सब लोग रहते हैं, वहाँ आपको 36 ब्लॉक में कम से कम 54 फुटबॉल क्लब्स है, और दिन भर वो फुटबॉल और आदिवासी बच्चे लोग खेलते रहते हैं। फुटबॉल का इतना बड़ा टैलेंट है। और बेगूसराय जाएंगे तो वॉलीबॉल बच्चे लोग खेलते रहते हैं, और इस तरह का हर जगह पर है। तो हम पहले ध्यान दिए हुए सिलेक्शन पर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खेल प्राधिकरण में पदभार ग्रहण करने के बाद आपने क्या कुछ नए प्रयास किए? बहुत इम्पोर्टेंट प्रयास ये था, उसके चलते काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई हम लोगों को। इस 10 महीना में सिलेक्शन ट्रायल्स, सही तरीके से सिलेक्शन ट्रायल करके सही खिलाड़ियों को पहचाने हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम विदेश से भी कोचेस को बुलाए हैं, और भारत का अच्छे अच्छे कोचेस को बुलाए हैं, और यहाँ हमारा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिए हैं। और कुछ खिलाड़ियों को हम लोग जालंधर, हैदराबाद, कलकत्ता, तमिलनाडु, सोनीपत, वो सब जगह पर जहाँ जहाँ कोचिंग का फैसिलिटीज़ अच्छा है, कोचेस तगड़ा है, वहाँ भेज के हम लोग बच्चे लोगों को ट्रेनिंग किए। उसकी फलाफल इस 8 महीना के अंतराल में हम रग्बी सब जूनियर बॉयज़ गर्ल्स, जूनियर बॉयज़ गर्ल्स, सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप जीते हैं, चैम्पियंस हुए हैं। और पहली बार इतिहास में, बिहार का खेल के इतिहास में, फुटबॉल गर्ल्स में हम रनर अप हुए हैं नेशनल लेवल पर। और सेपक टकरा में जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी हम चैम्पियन हुए हैं। और पहली बार नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप में हाल में गुवाहाटी में ख़त्म हुई है पिछले हफ्ते, उसमें 9 मेडल्स बिहार को आया है, और अंडर 14 बॉयज़ का चैम्पियन हम रहे हैं। और कबड्डी गर्ल्स में भी हम रनर अप रहे हैं। ये भी एक इतिहास है। कबड्डी में कभी हम फाइनल्स तक पहुँचे ही नहीं है इस 50 साल में, लेकिन हम रनर अप हैं इस बार। तो अहम कदम ये था कि फेयर सिलेक्शन ट्रायल, उसके बाद कोचिंग कैंप। बिना कोचिंग किए हुए हैं हम किसी भी खेल में अपने बिहार का टीम को खेलने नहीं देते हैं। मिनिमम 1 महीना से 2 महीना कोचिंग कैंप हम करा रहे हैं, और उसकी फलाफल सब लोगों के सामने आ रही है।
जी। ये मैं कहना जैसे कि कहते हैं कि जब भी बिहार के खेल जगत की बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे बच्चों में हुनर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था ऐसी रहती है, लेकिन आज के बदलते परिवेश में ये व्यवस्थाओं में भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो खासकर प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है बिहार में, बिहार के खेल जगत को लेकर? प्रशिक्षण का जो जैसे मैंने बताया था, यहाँ ज़रूर हम ये बात बताएंगे कि कोचेस का कमी ज़रूर है, बहुत ज़्यादा ही कमी है। इसको फ़िलहाल टेम्पररी तौर से हम कोचेस को हायर करके बाहर से हम लाके हम कोचिंग करा रहे हैं, और या बच्चे लोगों को बाहर भेज के कोचेस अन्य राज्य में भेज करके हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली बिहार सरकार का एक स्कीम है, उस स्कीम के तहत हम सेलेक्टेड गुड स्पोर्ट्स पर्सन्स को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पाटियाला में या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कलकत्ता बेंगलुरु में हम कोच बनने के लिए 1 साल पूरा फीस, पूरा कोर्स फीस, सारे खर्चा बिहार सरकार उठा रही है, और अब हम साइमल्टेनियसली कोचेस को भी हम तैयार कर रहे हैं। तो मुझे मानना है आज से 2 और 3 साल में हमारे पास काफ़ी मात्रा में कोचेस हो जाएंगे। अब फिर हमको बाहर के कोचेस पर हमको निर्भर करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपके जो प्रयास हो रहे हैं कि बिहार के खिलाड़ियों को काबिल, मतलब हर क्षेत्र में, बिहार के हर खेल में उनको काबिल बनाना है, इसमें जो अगर जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमारी मेहनत के साथ साथ कई लोगों का सपोर्ट या सहारा भी रहता है। आपके लिए आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा? देखिए, मैं खिलाड़ी रहा हूं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। मेरा खेल में सपोर्ट सिस्टम, सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम है मेरा अपना फैमिली, फादर एंड मदर। जब तक पेरेंट्स अपने बच्चे को खेलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे और खेलने के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बच्चा खेल की मैदान में आना मुश्किल है। सो पहला सपोर्ट सिस्टम फैमिली है। और दूसरा सपोर्ट सिस्टम स्कूल में भी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, आज के मतलब बिहार में पीईटीज बोलते हैं हम लोग, लेकिन मेरा स्टेट में पीटी मास्टर बोलते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो रोल है खिलाड़ी को पैदा करने में, बहुत अहम बात है। मेरा स्कूल में मेरा पीटी मास्टर्स, मेरा फिजिकल एजुकेशन टीचर्स मेरे को इतना सुविधा दिए खेलने के लिए, और हमेशा इवन सैटरडे संडे भी मेरे को बुला करके खेल में उन लोग मेरे को सिखाते थे, ट्रेनिंग कराते थे। तो मेरा अपना मानना है बिहार में भी स्कूल का जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को बाकी सब टीचर की बराबर सम्मान और हर चीज़ में बराबर रूप में हमको लाना पड़ेगा। वहीं से ही हमको खिलाड़ी पैदा होता है, स्कूल से ही। तो ये मैं कहूँगा एक फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिर कॉलेज में भी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, उनका रोल बहुत अहम रहता है। फिर हमारा मेरा फ्रेंड्स मेरे को काफ़ी मदद किए हैं, जब जब ज़रूरत है पीयर ग्रुप काफ़ी मदद किए हैं। तो ये सब सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है खेल में आगे बढ़ने के लिए। जी, अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें खासकर बिहार के खेल जगत के, तो माता पिता के साथ साथ युवाओं में भी थोड़ा बहुत संकोच रहता है। इसके क्या मुख्य कारण हैं? देखिए, हमारे देश में खेल के माध्यम से नौकरी मिलना थोड़ा सा कठिनाई पहले ज़माने में था। फिर भी मेरे ज़माने में भी इंडियन रेलवेज, LIC और स्टेट बैंक्स में स्पोर्ट्स कोटा में लोगों को लिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में काफ़ी विस्तारित रूप में स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट चल रही है हर राज्य में, और देश भर स्पोर्ट्स कोटा में बहुत लोगों का नौकरी मिल रही है, अच्छी नौकरी। फॉर एग्जांपल, आप इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत के आते हैं, आपको सीधा DSP का रैंक पे आपको नौकरी मिल जाता है। हर जगह का उदाहरण मैं दे सकता हूँ, हरियाणा, असम, तमिलनाडु, गुजरात, बहुत सारा स्टेट में। मैं साथ साथ ये भी कह देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने नया स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी ड्राफ्ट बना दिए हैं, हम लोग मीटिंग में ये सब कर चुके हैं। अब सरकार के द्वारा, मेरा उम्मीद है बिहार सरकार के द्वारा शीघ्र इस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी कैबिनेट में अप्रूवल हो जाएगा। तो ये होने के बाद खिलाड़ियों का एक मोटिवेशन फैक्टर रहेगा। नेशनल लेवल पर हमको मेडल जीतने पे फलाना पद हमको मिलेगा। बेसिकली सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चे को खेल के माध्यम से नौकरी प्राप्त हो, बस उतना ही उद्देश्य रहता है, यही कारण है। जी,
मतलब आज की सुविधाएं ऐसी हैं कि खेल के ज़रिए भी लोग अपने भविष्य में, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। इस बिल्कुल। विषय पे और भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए बिहार बिहान के साथ। के ज़रिए भी हम अपने भविष्य में, अपने करियर में एक नया मोड़ दे सकते हैं। इस विषय पे इन्होंने बखूबी बताया कि किस तरीके से हम अपने करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। ऐसे में आपसे यह भी बात जानना चाहूँगी कि अक्सर देखा जाता है कि कुछ खिलाड़ी जो अपने में हुनर रखते हैं, लेकिन कभी किसी मतलब पर्याप्त संसाधन ना होने की वजह से वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप उन खिलाड़ियों को किस प्रकार सहायता प्रदान कर रहे हैं? मैं उन खिलाड़ियों को मैं सिर्फ आश्वासन ही नहीं, आप लोग अपने साथियों से पूछ लीजिए जो नेशनल लेवल में जाके खेल के आए हैं, उन लोगों से बात करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा आज की तारीख में बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या मदद किया जाता है। आपका द बेस्ट ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स दिया जा रहा है, द बेस्ट ऑफ ट्रेनिंग किट्स दिया जा रहा है, बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स डाइट दिया जा रहा है, बेस्ट ऑफ कोचिंग कैंप्स दिया जा रहा है। तो सारा सुविधा हर गेम में, उदाहरण के तौर से यदि मैं बोलूँ, रग्बी टीम्स को कोचिंग के लिए हम लोग साउथ अफ्रीका से कोच को हायर करके हम लोग ट्रेनिंग कराए हैं, और उसी का नतीजा आज हम नेशनल चैंपियन हैं। पिछले 5 साल से ओडिशा चैंपियन रहे हैं या महाराष्ट्र चैंपियन रहे हैं, लेकिन हम आज की तारीख में मैं ये बता सकता हूँ, खेल की दुनिया में बाकी सब राज्य अब बिहार का खेल टीम को मोड़ के देखने लगा है। तो सुविधा अब आपको मिल रही है। हाँ, बहुत सारा सुविधा की ज़रूरत है, जैसे कि स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप अभी लागू होना बाकी है, स्पोर्ट्स पेंशन हो, या इस तरह का बहुत सारा कार्यक्रम अभी लाइंड अप है, पाइपलाइन में है, वो आ जाएगा। वो आने के बाद आपको सारा सुविधा हो जाएगा। और दूसरा, हाल में मेरे को सरकार के स्तर से बात हुई है, लो कॉस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी बात है, जहाँ रेनबो मैदान है और आपका जो अभी मरीन ड्राइव बना है, वहाँ एक स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए भी एक योजना है, और हर जिला में गेम वाइज स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी योजना है। 2-3 साल लगेगा, वो ओवरनाइट नहीं हो पाएगा। जब वो हो जाएगा आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब जो आज की युवा जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी जिसके ज़रिए वो अपने मुकाम को हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल हासिल कर सकते हैं और करेंगे भी। जी, हाल में बिहार म्यूज़ियम में बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन आपके द्वारा ही किया गया था। इससे जुड़ी कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। देखिए, जैसे मैं खेल प्राधिकरण में पद प्रभार संभाला है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया है, हमें कोई ऐसा कंसल्टेंसी चाहिए जो हमें बतावे, हमें एक रोड मैप दे कि हम बिहार में खेल को कैसे लेके बढ़े और हमें क्या क्या करना है। तो इसलिए हम लोग एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें 1 डज़न द्रोणाचार्य अवार्डीज़ और 6-7 अर्जुना अवार्डीज़ और ओलंपियंस सब लोग आए हुए थे, पूरा देश में सब गेम्स मिला करके। और 2 दिन का ये वर्कशॉप था, और सब लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमें एक रोड मैप दिए हैं। उसमें करीब 15-16 पॉइंट्स है। तो वो रोड मैप हमको एक मिला है। अब उस रोड मैप को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम उठा रहे हैं, और हम लोग का ये रोड मैप कहाँ पहुँचाना है, इसका विज़न क्या है, ये है 2028 में जब लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स होगा, जब उसमें इंडियन टीम भाग लेंगे, उस इंडियन टीम में हमारे बिहार के बेटा या बेटी, कम से कम एक बेटा और एक बेटी इंडियन टीम में शामिल होना है। इसको विजन मान के हम लोग एक रोड मैप तैयार किए हैं, और इसमें खेल जगत का जो द्रोणाचार्य है, अर्जुना अवार्डीज़ है, वो लोग आके कॉन्क्लेव के दरमियान हमें एक रास्ता दिखाए हैं। मतलब जो खिलाड़ी उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। अब जी, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के ज़रिए मतलब आप लोगों की कोशिश है कि जब 2028 में ओलंपिक्स में जब भारत की टीम जाए तो वहाँ पे कोई ना कोई खिलाड़ी बिहार राज्य से भी हो। इसकी तैयारी किस तरह की जा रही है? इसकी तैयारी हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, नीचे स्तर से। अब हम शिक्षा विभाग के साथ मिलके तरंग करके एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल मना रहे हैं, जिसमें ब्लॉक लेवल पर, स्कूल लेवल पर हम टैलेंट को पहचान के फिर वहाँ से
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर कमिश्नरेट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर चिन्हित गेमों में हम एक कंपटीशन करा रहे हैं। एक ये है, और दूसरा दक्ष करके एक कार्यक्रम है, वो भी खेल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और इस दरमियान मतलब इस माध्यम से हमको आज की तारीख में करीब 27 गेम्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बॉयज़ अंडर 14, गर्ल्स अंडर 14, फिर 17। हमारा सिद्धांत ये है कि कैच दम यंग। जब वो एकदम उभर रहे हैं और नया है, मतलब बच्चे हैं, कैच दम यंग बट नॉट किल दम यंग। होता क्या है कि कैच दम यंग तो ठीक है, उसके बाद उस बच्चे को पर इतना ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, वो 2-4 साल में वो या हेवी इंजरी हो जाता है या ख़त्म हो जाते हैं। मेरे को वो नहीं करना है। साइंटिफिक तरीके से कैच दम यंग और साइंटिफिक तरीके से उनको नर्चर करना है, उनको ट्रेनिंग करना है, ताकि वो ओलंपिक्स पहुँचे और ओलंपिक्स पोडियम में पहुँचे। तो उसके लिए हम लोग ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, स्कूल लेवल पर हम काम कर रहे हैं। और साथ साथ जो विनर्स हैं, जो सिलेक्टेड हैं, उनको बिहार सरकार के द्वारा कैश रिवॉर्ड्स, पहली बार स्टेट स्कूल गेम्स के लिए हर विनर रनर को कैश रिवॉर्ड्स दिया गया है। इस साल करीब 1 करोड़ रुपया कैश रिवॉर्ड्स दिया गया है। और खेल सम्मान समारोह में इस बार जो हमारा प्रमोद भगत हो, हमारा चंदन जो लॉन बॉल में कॉमनवेल्थ में जीते हैं, उन लोगों को 50 लाख, 1 करोड़, किसी को 33 लाख, किसी को 25 लाख, इतना कैश रिवॉर्ड्स बिहार सरकार ने दे के सम्मान किया गया है, ताकि और बच्चे लोग मोटिवेट हो और खेल जगत में आवे। जैसे कि जो भी आप योजनाएं बता रहे हैं या जो भी आप योजनाओं पे कार्य कर रहे हैं, अगर बात करें शहरी स्तर की तो ये बड़ी आसानी से लोगों तक ये बात पहुंच जाती है, लेकिन बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में आप किस प्रकार ये सारी जानकारी उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? 2 जरिए। एक हमारा सिस्टम है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। स्कूल ही एक बहुत बड़ा माध्यम है हमको हर बच्चे के पास पहुंचाने का। तो स्कूल का फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हमारे माध्यम है। और दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, वो हमारा एक माध्यम है। और तीसरा आज की तारीख में सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो हमारा खेल प्राधिकरण का अपना प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर में रोज़ हम क्या कर रहे हैं, खेल में कौन क्या कर रहा है, सरकार का क्या योजना है, ये हम डालते रहते हैं। तो इसमें बहुत सारा अवेयरनेस लोगों के बीच में हुई है। और बीच में मेरे द्वारा, मेरा डायरेक्टर साहब के द्वारा और विभाग का सेक्रेटरी मैडम के द्वारा हम लोग बच्चे के बीच जाते हैं, जहाँ लोग खेलते हैं वहाँ जाके हम बैठते हैं। जब वो खेलते हैं, उन खेलते समय हम देखते हैं, जब कोचिंग करने के समय हम उनके साथ बैठ के देखते हैं। बेसिकली हम ऑफिस में बैठ के, एसी के अंदर बैठ के हम खेल को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम ज़मीन पर उतरे हुए हैं, गांव पर जा रहे हैं, हर जगह। ये हमको ये इसलिए हमको कर पाते हैं बिकॉज मैं पुलिस में हूँ। पुलिस में जब भी कुछ घटना घट जाती है, जब तक हम मौके वारदात पर नहीं जाएंगे, क्राइम सीन पर नहीं जाएंगे, हमको हकीकत पता नहीं चलेगा। और हमको पब्लिक के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। पब्लिक के साथ जुड़े रहने से ही हमको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और पुलिस पब्लिक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी होगा। तो ये जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को मैं खेल में भी अपनाए हुए हैं। हमारे संबंध डायरेक्ट बच्चे लोगों के साथ, खिलाड़ी लोगों के साथ। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, बच्चे को भी आशा जग गया है और बच्चे को भी समझ में आ रहा है, हाँ हमको देखने के लिए कोई है। तो आशा बढ़ी है। और साथ साथ सरकार के द्वारा भी काफ़ी सपोर्ट दिया जा रहा है, चाहे कैश रिवॉर्ड्स हो या ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स हो। और आज की तारीख में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर जब भाग लेने के लिए जाते हैं, उनकी सारा खर्चा बिहार सरकार द्वारा उठाया जाता है। और 2 बच्चे ऐसा फेंसिंग में बहुत आगे चल के इंटरनेशनल लेवल में बनाएंगे, आप देखते रहिएगा। 4 साल में उन दोनों बच्चे को हम लोग पेरिस भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। और पैरा बैडमिंटन में 2 बच्चे हैं, अरबाज अंसारी और सत्यम
हरबाज अंसारी, सत्यम, ये दोनों पैरा बैडमिंटन जिनको एक हाथ नहीं है एक पैर नहीं है, उनको आर्टिफिशियल लेग भी बिहार सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है और उनको खेलने के लिए हम पेरू, थाईलैंड हर जगह भेज रहे हैं। सिमिलरली फेंसिंग में हर्ष और आकाश, इन दोनों को पेरिस भेज रहे हैं। तो आज की तारीख में मैं एक चीज़ कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, बिहार सरकार अपनी खजाना खोल के रख दिए हैं बिहार के खिलाड़ियों के लिए, लूट लो भैया, मैं यही कहूँगा। आप अपना हुनर आगे, मतलब हुनर दिखाओ, आप आगे बढ़ो, मेडल जीतो, बिहार का खजाना लूट लो, मैं यही कहूँगा आपको। बिल्कुल सही बात कहा है कि जब भी सरकार की, मतलब जब भी अगर सरकार की बात करें तो सरकार की हमेशा से कोशिश रहती है कि वो अपने जन के कल्याण के बारे में सोचे और ख़ासकर उनके काबिलियत को आगे बढ़ाए। लेकिन आज भी कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो अभी भी सोचते हैं कि उनके बच्चे का करियर या तो डॉक्टर या इंजीनियरिंग या किसी और ऐसे प्रोफेशन में हो सकता है, वो अभी भी अपने बच्चों को इस क्षेत्र में भेजने से थोड़ा बहुत सोचते हैं। उन्हें आप किस तरीके से जागरूक करना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, खास करके बिहार में है, दो ही चीज़ में लोगों का ध्यान है, या बच्चे IITN बने या बच्चे UPSC लिख के IAS IPS पदाधिकारी बने, इसके अलावा कोई सोच नहीं है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा पटना में आज की तारीख में जहां आप मोड़ के देखेंगे IAS अकेडमी, फलाना अकेडमी, ये सब खोल के रखेंगे। हाँ, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, IIT और UPSC के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा अवेन्यूज़ है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं आज की तारीख में मैं एक उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगा जो मेरे से शेयर किया गया। एक जावलिन थ्रोअर है शिवपाल सिंह, जो पहली बार इंडिया में, मतलब ये अभी हमारा ओलंपियन जो मेडलिस्ट है जावलिन में, नाम क्यों नहीं आ रहा मेरे को, उनके पहले इनके द्वारा ही 80 मीटर क्रॉस किया गया था। जब तक ये मेडल हासिल नहीं किए तब तक उनको पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन जैसे वो वर्ल्ड लेवल पर मैं नीरज चोपड़ा की बात कर रहा हूँ, हाँ नीरज चोपड़ा की बात कर रहा हूँ और शिवपाल सिंह की बात कर रहा हूँ जावलिन थ्रो में। तो मेडल जैसे हासिल कर दिया, उसके बाद हमारा जितना कॉरपोरेट सेक्टर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सारे कॉरपोरेट सेक्टर लाइन लगा दिया उनके ऊपर सारे खर्च करने का। वो मेरे को बोल रहे थे दोनों कि सर जिस दिन हम मेडल जीते उस दिन मेरा मोबाइल हैंग हो गया, बिकॉज इतना मैसेजेस, इतना व्हाट्सएप, इतना कॉल करते करते, मतलब सब लोग अब हमको ओन करना चाहते हैं। तो भैया आप खेल में, उससे मेरे को ये समझ में आ गया, खेल में यदि आप एक जगह पर पहुंच जाएंगे तो फिर देयर इज नो एंड, एवरीथिंग इज ओपन टू यू, और पूरा जगत मिलके आपको मदद करने के लिए तैयार है। आज की तारीख में आपके नवादा का ईशांत किशन को देख लीजिए, क्रिकेट में IPL खेल रहे हैं और कितना कमा रहे हैं वो आप लोग सब जानते हैं, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट वो जो भी हो। और सारे खिलाड़ी आज की तारीख में सम्मानित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा और हमारा राज्य सरकार के द्वारा भी। और जैसे स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यदि अच्छा खेलेंगे, आपको भी यहाँ DSP रैंक का पद मिल जाएगा, SDO रैंक का पद मिल जाएगा, इंस्पेक्टर बनेंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे, पुलिस, सब अपना अपना अचीवमेंट के अनुसार। तो आप निश्चिंत रहिए। मैं उन माँ बाप को यही बोलना चाहूँगा कि बच्चे को यदि खेल में इंटरेस्ट है, उनको खेलने दीजिए। खेल भी एक माध्यम है आज की तारीख में आगे बढ़ने का। जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को 2 शब्दों में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं खास करके पेरेंट्स को 2 शब्द बोलना चाहूँगा। आप अपना सपना बच्चे के माध्यम से मत जिए। आप इंजीनियर नहीं बन पाए, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, इसलिए आपको बच्चा इंजीनियर बनना है, ये मत। बच्चे से पूछ लीजिए क्या बनना है। यदि वो कहता है नहीं मेरे को ये गेम खेलना, ये गेम, बिकॉज मैं आज की तारीख में बच्चे लोग से मिलते हैं और जुड़े हुए खास करके, और हर बच्चे से जब पूछते हैं तुम अपने से आए हो या मम्मी ने भेजी है या कैसे, तो 50% से अधिक बच्चे यही बोलते हैं पापा और मम्मी मेरे को ये खेल में लाए हैं। फिर हम पूछते हैं तुमको क्या खेलना है, वो कुछ और अलग बोलते हैं। तो इसलिए बच्चे को जो इंटरेस्ट है उनको उसमें आगे बढ़ने के लिए आप सपोर्ट करिए, ये मेरा अनुरोध है। सपोर्ट करें।
रविंद्रन जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के अति विशेष मेहमान रविंद्रन शंकरन, महानिदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, जिनसे हमने कई महत्वपूर्ण बातें जानी और वही महत्वपूर्ण बातें जानकारी प्राप्त की। और अब वक्त हो चला आपको बताने का कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।